एक इंसान जो इंडियन कॉर्पोरेट का किंग है वो है गौतम अडानी। उनका हर एक बिजनेस आज देश में एक डोमिनेटिंग मोनोपोली है। गवर्नमेंट को ब्राइब, स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई ऐसे इल्जाम हैं जो गौतम अडानी पर लगे हैं। लेकिन उनकी कहानी कुछ और बताती है कि कैसे एक छोटी सी कपड़े की दुकान पर काम करने वाला लड़का अपनी लाइफ में पैसे और पावर के इस मुकाम तक पहुंचा जहां लोग ये तक बात करते हैं कि ये देश को चलाता है। गौतम अडानी 1962 को अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए थे। वो अपने 8 भाई बहनों में से 7वें बेटे थे। गौतम के पिता शांतिलाल अडानी का अहमदाबाद में कपड़ों का एक छोटा सा बिजनेस था। गौतम भी अक्सर स्कूल से आने के बाद अपने पिता की उनके काम में हेल्प किया करते थे। इस वजह से बचपन में उनका झुकाव बिजनेस की तरफ बढ़ता गया और उनकी रुचि पढ़ाई के बजाय पैसे कमाने में ज्यादा बढ़ गई। अब उनका इंटरेस्ट भले ही बिजनेस में था, लेकिन वो अपने फादर के टेक्सटाइल बिजनेस के अलावा कुछ और बड़ा करना चाहते थे। इसलिए 1978 में वो अपने बड़े भाई विनोद अडानी के साथ अहमदाबाद से मुंबई चले गए, जहां पर उन्होंने आगे अपनी कॉलेज की पढ़ाई को जारी रखा और उनके बड़े भाई विनोद ने टेक्सटाइल का काम किया। मुंबई में वो जहां रहते थे वहीं पास ही में एक डायमंड की मार्केट थी, जहां डायमंड सॉर्टिंग और पॉलिशिंग का काम होता था। कॉलेज से आने के बाद वो उस मार्केट में जाते और वहां डायमंड का काम सीखते थे। इसी दौरान उनकी रुचि डायमंड के इस काम में बढ़ गई और वो महिंद्रा ब्रदर्स नाम की एक डायमंड फर्म में काम करना शुरू कर देते हैं, जो डायमंड की सॉर्टिंग का काम करते थे। यहाँ 3 साल काम करने के बाद गौतम को डायमंड्स की अच्छी खासी समझ हो गई थी। साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ गया कि डायमंड की सॉर्टिंग और पॉलिशिंग से कहीं ज्यादा पैसा डायमंड की ट्रेडिंग में होता है। तब उन्होंने कॉलेज के सेकंड ईयर से ड्रॉप लिया और मुंबई के जेवरी बाजार में अपने भाइयों के साथ खुद के डायमंड फर्म शुरू कर दी। अब डायमंड का बिजनेस भले ही बाहर से देखने में बड़ा और ग्लैमरस लगता हो, लेकिन इस बिजनेस में रिस्क कहीं ज्यादा होता है और मार्जिन काफी कम। डायमंड फर्म चलाते हुए उन्हें प्रॉब्लम्स तो काफी आई, लेकिन 2-3 सालों में ही गौतम ने अपनी लाइफ के पहले 10 लाख रुपए भी कमा लिए। लेकिन गौतम ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की बजाय यही बंद कर दिया, क्योंकि उनकी लाइफ अब एक नए ट्रैक पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। गौतम के सबसे बड़े भाई महासुख अडानी 1982 में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग की फैक्ट्री खरीदते हैं और गौतम को अपने साथ काम करने के लिए वापस गुजरात बुला लेते हैं। गौतम अपना डायमंड का बिजनेस छोड़कर बड़े भाई की हेल्प के लिए वापस चले जाते हैं। इस फैक्ट्री में गौतम डेली के ऑपरेशन संभालते थे, जहां पर पैकेजिंग में काम आने वाले प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करके बेचा जाता था, जिसकी उस टाइम पर काफी ज्यादा डिमांड थी। लेकिन गौतम अडानी का ये बिजनेस इतने अच्छे से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स की कमी थी। उनको इंडिया के इकलौते सप्लायर से इनफ रॉ मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण उनको काफी सारे ऑर्डर्स या तो छोड़ने पड़ते थे या फिर ऑर्डर्स टाइम पर पूरे नहीं हो पाते थे। उनको अपनी फैक्ट्री के लिए हर महीने 20 टन रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी, जबकि उस टाइम पर इंडिया में इसका एक ही सप्लायर था जो उनको सिर्फ 2 टन मटेरियल ही सप्लाई कर पा रहा था। बाकी का बचा रॉ मटेरियल गौतम अडानी बाहर से इंपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन अर्ली 80s के टाइम में इंपोर्ट करना इतना आसान भी नहीं था। ये सारी चीजें तब बदली जब 1984 में राजीव गांधी इंडिया के पीएम बने और उनकी गवर्नमेंट ने 1985 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काफी सारे रेगुलेशंस हटा दिए। इसकी वजह से छोटे बिजनेसेस के लिए भी अब इंपोर्ट्स आसान हो गए। ये टाइम गौतम अडानी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। गौतम अडानी ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए न सिर्फ अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किया, साथ ही उन्होंने इंडिया की दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी पीवीसी रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर दिया। गौतम अडानी यहाँ से पीवीसी रॉ मटेरियल के अलावा कई तरह की केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दूसरे कमोडिटीज को इंपोर्ट करके ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और अडानी इंपोर्ट्स नाम से एक कंपनी की शुरुआत करते हैं। 1991 आते आते अडानी इंपोर्ट्स देश का लीडिंग ट्रेडिंग हाउस बन गया और इसका नाम अडानी इंपोर्ट्स से अडानी एंटरप्राइज कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ गौतम अडानी के बिजनेस की एक छोटी सी शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो अडानी ग्रुप को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल 1991 में गौतम अडानी की लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1991 के बजट के दौरान लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अनाउंस किया, जो अडानी के फेवर में थी। जिसके बाद गौतम अडानी ने अपने ट्रेडिंग बिजनेस को मेटल्स, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब गौतम अडानी के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ट्रेड्स हो रहे थे वो ज्यादातर गुजरात के कांडला पोर्ट और मुंबई पोर्ट से होते थे, लेकिन यहाँ गौतम अडानी को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण उनके ट्रेड्स में लॉसेज हो रहे थे। तब अडानी ने सोचा कि अगर किसी एक पोर्ट पर भी उनका फुल्ली कंट्रोल हो तो उनको इन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब उनकी किस्मत ने यहाँ एक बार फिर
फिर से उनका साथ दिया। साल 1995 में गवर्नमेंट ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया। अडानी ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इसे टेक ओवर कर लिया। इसे गौतम अडानी के बिजनेस का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ही उनका बिजनेस एम्पायर स्टार्ट हुआ था। गौतम अडानी के मुंद्रा पोर्ट को एक्वायर करने के बाद 1998 तक ये पोर्ट पूरी तरीके से फंक्शनल हो चुका था। अब गौतम अडानी ये चाहते थे कि इंडिया के ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ट्रेडिंग के लिए उनका ही पोर्ट यूज करे, जिससे उनका प्रॉफिट हो। इसके लिए उन्होंने अपने पोर्ट एरिया के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। इस इकोनॉमिक जोन में हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई जो एक फैक्ट्री को शुरू करने के लिए जरूरी थी, जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। यहाँ तक कि इस इकोनॉमिक जोन की कनेक्टिविटी के लिए प्राइवेट रेल लाइन भी बिछाई गई, जिससे सामान ट्रेन से उनके इकोनॉमिक जोन्स तक आ सके। इकोनॉमिक जोन के अलावा मुंद्रा पोर्ट पर वेयर हाउस, लॉजिस्टिक की सर्विस भी प्रोवाइड करनी शुरू की गई। मुंद्रा पोर्ट और उसके इकोनॉमिक जोन्स की सक्सेस के बाद गौतम अडानी ने इंडिया के दूसरे पोर्ट्स को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया। साल 2014 तक गौतम अडानी के पास इंडिया के टोटल 14 पोर्ट्स आ चुके थे और उन सब में भी गौतम अडानी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और लॉजिस्टिक्स शुरू कर दिया। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 30% के मार्केट शेयर के साथ आज इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट प्लेयर है। अब मुंद्रा पोर्ट के पास जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था उसमें काफी सारे कोल बिजनेसेस भी थे, जिस कोल का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तब गौतम अडानी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक थर्मल पावर प्लांट डाला जाए, जिससे इनको कोल भी यही मिल जाएगा और पावर प्लांट से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को वो अपने इकोनॉमिक जोन्स में सप्लाई कर देंगे। इसी सोच के साथ अडानी पावर के अंडर थर्मल प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाने लगी। साल 2011 तक अडानी पावर 4620 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर बन गया। गौतम अडानी ने अपने थर्मल पावर बिजनेस में एक चीज देखी कि उनके थर्मल प्लांट्स में मेजरली कोल की ही जरूरत होती है, जिसके लिए उनको थर्ड पार्टी पर रिलाई करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कोल की माइनिंग का काम भी अडानी एंटरप्राइज में शुरू कर दिया। अडानी एंटरप्राइज ने कोल की माइनिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से कोल को इम्पोर्ट करना भी शुरू कर दिया और इस कोल को प्रोसेस करके इंडिया और दूसरे कंट्रीज में बेचना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस हमारे देश का सबसे बड़ा कोल इम्पोर्टर और सप्लायर बन गया। अडानी पावर की भी कोल की जो डिमांड रहती है उसको अडानी एंटरप्राइज ही फुलफिल करता है। अडानी एंटरप्राइज के टोटल कोल प्रोडक्शन का 15% तो सिर्फ अडानी पावर में ही सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह से अडानी ग्रुप के सारे बिजनेसेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी एक बिजनेस को शुरू करने से दूसरे बिजनेस को फायदा होना तय है। वो चाहे प्लास्टिक इंपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स खरीदना हो या पोर्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी करने के लिए थर्मल प्लांट लगाना हो और प्लांट में कोल की कमी को पूरा करने के लिए कोल का बिजनेस करना हो और कोल के बिजनेस में पोर्ट्स और लॉजिस्टिक भी अडानी के ही इस्तेमाल होते हैं। यानी गौतम अडानी का सीधा सा मकसद है जो भी फायदा हो वो खुद की कंपनी में ही होना चाहिए। अभी हाल ही में अडानी ग्रुप देश की एक और बड़ी इंडस्ट्री में एंटर कर चुका है, वो है सीमेंट इंडस्ट्री, जहां पर अडानी ग्रुप ने एसीसी सीमेंट और अंबुजा जैसी 2 बड़ी कंपनियों को खरीद लिया। इसके साथ ही देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर भी बन गया। गौतम अडानी का मानना है कि अगर वो किसी बिजनेस में नंबर 1 या नंबर 2 नहीं बन सकते तो वो उस बिजनेस को हाथ भी नहीं लगाते। अडानी की यही सोच उनको देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाती है। अगस्त 2022 की फॉर्च्यून रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी इंडिया और एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे और पूरी दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन थे। उस टाइम पर गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब $120 बिलियन थी। लेकिन हमारे देश में किसी भी पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना इस लेवल पर पहुंचना तो दूर कोई सोच भी नहीं सकता। 24 घंटा अडानी के हरले वो जंगल करते रहते। इतने सारे बिजनेसेस को हमारे देश में सक्सेसफुली चलाने के लिए एक चीज जो सबसे जरूरी है वो है पॉलिटिकल सपोर्ट। गौतम अडानी पर शुरू से ही पॉलिटिकल कनेक्शन को यूज करके अपने काम निकलवाने का आरोप लगाया जाता रहा है। राहुल गांधी अक्सर नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की दोस्ती के बारे में बात करते हैं। गौतम अडानी पर सवाल उठना तब शुरू हुए थे जब नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे। तब वो गुजरात से दिल्ली गौतम अडानी के प्राइवेट जेट में आए थे। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि गौतम अडानी सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट भी दूसरे बिजनेसेस के बजाय अडानी को ही सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि गौतम अडानी के सिर्फ नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लीडर्स के साथ ही रिलेशंस रहे हैं। 1992 से गुजरात के फॉर्मर सीएम चिमन भाई पटेल के साथ भी उनके गहरे रिलेशंस रह चुके हैं, जो कि एक कांग्रेस लीडर थे। हमारे देश में अगर कोई एक छोटी सी दुकान भी चलाता है तो उसे लोकल नेताओं के साथ रिलेशंस रखने पड़ते हैं। गौतम अडानी तो फिर भी इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस चलाते हैं, तो आप इस बात को तो बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि हमारे देश में कोई भी ऐसा बिजनेसमैन होगा जिसका किसी
किसी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है। अडानी ग्रुप के बिजनेसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके मेजोरिटी बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ डील होती है। तो ये रिलेशंस होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन पर अक्सर ये इल्जाम लगते रहते हैं कि वो अपने कनेक्शंस की हेल्प से अपना कोई भी काम निकलवा लेते हैं। जैसे साल 2018 में जब गवर्नमेंट ने इंडिया के 6 एयरपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए उनको 50 साल की लीज पर देने का फैसला किया, तब इन एयरपोर्ट्स के बिड को जीतने वाली एक ही कंपनी थी, अडानी ग्रुप। कुछ ही दिनों में अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया, जबकि अडानी ग्रुप के पास पहले से इस काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जब अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स की बिडिंग में शामिल होने वाला था तो उससे ठीक कुछ समय पहले बिडिंग के नियम बदल दिए गए थे। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। बदले गए नियमों में एक नया नियम ये था कि जिन कंपनीज के पास पहले से एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो कंपनीज भी बिडिंग में शामिल हो सकती है। और बिडिंग होने के बाद अडानी ग्रुप ने सारे के सारे बिड्स को जीत लिया। एयरपोर्ट्स की बिडिंग के ऊपर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तो ये तक कहा था कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के चलते 6 के 6 एयरपोर्ट्स अडानी ग्रुप को मिले हैं। अब इसमें क्या सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये फैक्ट हम नहीं नकार सकते कि पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट दो ऐसी चीजें हैं जिनका एक दूसरे के बिना चल पाना पॉसिबल नहीं है। गौतम अडानी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिससे अडानी की पूरी गेम ही पलट गई। गौतम अडानी की लाइफ और उनकी कंपनी में कंट्रोवर्सीज की भी कोई कमी नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार 11 दिसंबर 2002 को गौतम अडानी अहमदाबाद से दिल्ली आए और उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट इशू था। MS शूज नाम की एक कंपनी ने इनके खिलाफ चीटिंग का केस कर दिया था, लेकिन अगले ही दिन वो वारंट वापस ले लिया गया, क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट कर लिया गया था। जनवरी 2023 को अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका टाइटल था गौतम अडानी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। Shares of Adani Group companies continued to slide for a third straight session following a report from short seller Hindenburg. इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा था कि गौतम अडानी ने कई सालों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग का फ्रॉड किया है। अडानी ग्रुप की होल्डिंग्स ज्यादातर उनकी फैमिली के पास है और उनके बिजनेस में डेट है वो भी जरूरत से ज्यादा है, और अडानी ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बुरी तरीके से क्रैश हो गए और कुछ ही दिनों में अडानी ग्रुप की टोटल मार्केट वैल्यू 38% से गिर गई। इस वजह से गौतम अडानी दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में 3rd नंबर से 27 पोजीशन पर आ गए और उनकी वेल्थ $120 बिलियन से $46 बिलियन पर आ गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप पर CBI इंक्वायरी की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, ये सेबी का काम है जिसे वही मैनेज करेंगे, और कोर्ट के ऑर्डर पर सेबी ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी। अडानी ग्रुप ने भी वापस हिंडनबर्ग पर ये एलिगेशन लगाया कि उनकी रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से बेसलेस है, ये एक इंडियन कंपनी पर बाहर की कंपनी द्वारा किया गया अटैक है और कुछ भी नहीं। हिंडनबर्ग अडानी के शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करके सिर्फ शॉर्ट सेल करेगा और पैसे कमाएगा, और ऐसा हुआ भी। हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट के बाद खूब पैसा बनाया, इसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अडानी ने वापस कमबैक किया। उन्होंने मार्केट में अपनी छवि को सुधारने के लिए अडानी ग्रुप में कई सारी ऐसी चीजें की जिससे जनता का विश्वास वापस जीता जा सके। जैसे उन्होंने अपनी फैमिली के शेयर्स कम किए, बाहर के इन्वेस्टर्स लाए, बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स आने के बाद कंपनी पर लोगों को वापस भरोसा हुआ। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स वापस बढ़े और अडानी की वेल्थ भी। गौतम अडानी की लाइफ भले ही कितनी ही कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन उनकी बिजनेस स्पिरिट काफी कुछ सिखाती है, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने के लिए जरूरी भी है। गौतम अडानी अपने बिजनेस को कैसे सोचते हैं, कैसे कमाते हैं, ये तो हमने देख लिया, लेकिन व्हाट्सएप जिसे आप हर दिन यूज करते हैं, जहाँ कोई भी एड नहीं देखने को मिलता, वो कंपनी आखिर कैसे कमाती है, उसकी कहानी क्या है, ये आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं।